नमस्कार दोस्तों। मोनोपोली जीत गई और नियम हार गए, कानून हार गए, सरकार हार गई और एकाधिकार जीत गया। जी हां, भारत में यह स्पष्ट दिखाई दिया। यही नहीं, झुका हुआ प्रधानमंत्री भी दिखाई दिया और डरी हुई सरकार भी दिखाई दी। विपक्ष आवाज बनता रहा, लड़ता रहा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं दिखाई दिया। कहीं भी 56 इंच नजर नहीं आया। वो सेवा करते नजर आ रहा था, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ बन चुका है। जी हां, आपको याद होगा पिछले साल यानी करीब 1.25 साल पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, एक आर्टिकल लिखा था और वह लेख जो अखबार में लिखा था वह ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि भारत सरकार की नीतियां मोनोपोली वाली है, एकाधिकार वाली है और इस एकाधिकार के कारण आने वाले वक्त में जो भी चाहेंगी ये कंपनियां वो सरकार से कराएंगी और सरकार सिर झुकाकर हां में हां मिलाएगा। जी, राहुल गांधी ने जो शब्द कहे थे आज प्रमाणित हो गए तब जब डीजीसीए ने, यानी जो भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके का विभाग होता है डीजीसीए, उसने अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें थके हारे पायलट्स को आराम देने के लिए एक वीकली ऑफ देने की बात कही गई थी। जी, वीकली ऑफ, क्योंकि उनके जीवन में कोई जिस तरह से थकान थी, जिस तरह की बुरी स्थितियां थी, उनके परिवार टूट रहे थे, सब बर्बाद हो रहे थे और वो मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे, उससे करोड़ों करोड़ उन यात्रियों का जीवन खतरे में पड़ रहा था और उसके अलावा विमान दुर्घटना होने पर यात्रियों से ज्यादा अन्य लोगों के मौत होने की संभावनाएं होती हैं, जो हमने अहमदाबाद में देखी। उस तरह से तमाम जो पायलट्स की स्थिति देखी जा रही थी, पायलट्स के अंदर मानसिक विकृति देखी जा रही थी, उसको लेकर के जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर वह आदेश हुआ था कि उन्हें हफ्ते में एक दिन वीकली ऑफ मिलना चाहिए और जो उनको रेगुलर 12 घंटे की यात्रा के बाद में रेस्ट मिलता है उसे उसमें काउंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उसने अपना यह आदेश वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने पिछले 4 दिनों के अंदर जिस तरह की स्थिति पैदा की, उसके कारण भारत के लाखों लाख यात्री संकट में फंस गए, परेशान हो गए। कोई एयरपोर्ट पे फंसा था, कोई प्लेन में ही फंसा था, कोई कहीं फंसा था, कोई कहीं फंसा था। नतीजतन लोग एयरपोर्ट से लेके हर जगह हल्ला मचा रहे थे। एयरपोर्ट ऐसे लग रहे थे जैसे वो रेलवे स्टेशन, बिहार के वो रेलवे स्टेशन जिस समय छठ पे जाते हैं बिहारी, उस समय के रेलवे स्टेशन की जो हालत होती है वह हालत देखने को मिल रही थी। और उसके बाद में इन पूंजीवादियों के एयरलाइंस ने किराए में जो चल रहे थे, उन्होंने किराए में भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी। दिल्ली से पटना का किराया साधारण क्लास में, इकोनॉमी क्लास में 60,000 रुपए तक हो गया। दिल्ली से मुंबई का किराया 50 से लेके 80,000 रुपए तक हो गया। इसी तरीके से देश के किसी भी हिस्से का। बाकी की उड़ानें हल्की हल्की सी प्रभावित थी, लेकिन इंडिगो की पूरी ठप हो गई। इंडिगो ने अपनी एक दिन की यात्रा ही पूरी पूरी कैंसिल कर दी, सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। इंडिगो की करीब 1,500 फ्लाइट इस दौरान रद्द की गई। अब आप सोचिए
इतना ज्यादा फ्लाइट रद्द की गई हो, उसके अलावा तमाम दूसरी डिले हुई हो और दूसरी चीजें नहीं हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद बाकी नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडिगो जानता था कि हम यह करेंगे, हमारा एक दिन दो दिन का नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद में जो लाभ होगा वो हमें कई सालों के बराबर हो जाएगा जी। इसलिए उसने यह किया। अब आप सोचिए, स्पाइस जेट ने इसी समय मुनाफा वसूली की और उसका शेयर जो है एकदम से ऊपर चला गया स्पाइस जेट का, और स्पाइस जेट ने उसमें ठीक ठाक कमाई कर डाली। स्पाइस जेट ने उससे कमाई कर ली शेयर बाजार से, और स्पाइस जेट से ज्यादा कमाई कर ली उन मंदड़ियों ने, या कहिए शेयर ब्रोकर्स ने, शेयर के जो खेल करते हैं, जो इस देश की पूरी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि वहां पर यह हो रहा था, यहां यह हो रहा था। क्यों? क्योंकि यह इंडिगो की नाकामी नहीं थी, यह सरकार की नाकामी थी, जिस सरकार के निकम्मेपन के कारण आज भारत की अपनी एयरलाइंस नहीं है। यदि सरकारी एयरलाइंस होती तो तुरंत वो कहते हैं हम अपनी उड़ान बढ़ा देते और धड़ाधड़ यात्रियों को पहुंचा देते, लेकिन भारत के पास कोई एयरलाइंस ही नहीं है। इकलौती सरकार है दुनिया में जिसके पास अपनी कोई एयरलाइंस नहीं। अब आप सोचिए, और इसलिए लोग फ्लाइट्स में परेशान हो रहे थे। जिस तरह से इससे समझ में आता है कि जब राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय व्यापार जगत के लिए नया सौदा है, और उन्होंने चेतावनी दी थी कि मोदी सरकार एकाधिकार समूहों के बनाम निष्पक्ष व्यापार का मॉडल आम भारतीयों को बंधक बनाने के लिए बना। हमने देखा यही स्थिति हुई। आसमान में दिख रहा था किस तरह से, क्योंकि घरेलू जो बाजार है एयरलाइंस का, उसमें 60% का कब्जा इंडिगो एयरलाइंस का है। विमानन सेवाओं से लेकर बंदरगाह तक और दूर संचार से लेकर तमाम सारी बुनियादी सेवाओं तक सब में एकाधिकार दे दिया गया है। कहीं अडानी का, कहीं किसी का। आप देख लीजिए, बिजली, कोयला, सीमेंट, सब कुछ किसके पास है? अडानी के पास। जमीनें, जो तमाम सारे उत्पादन के कारखाने हैं, वो सब अडानी को। और उसके बाद में पोर्ट, एयरपोर्ट और सड़कें दी जा रही हैं। इसके साथ साथ भारत की रक्षा में सप्लाई अडानी को दी जा रही है। एक जगह बाकी है। और फिर जो बचा कुचा है, कुछ इंडिगो को दे दिया, कुछ अंबानी को दे दिया, कुछ और को दे दिया, इस तरह से करके अपने दूसरे चहेते पूंजीपतियों को दे दिया। सबके अपने अधिकार, आपका कुछ रह ही नहीं गया। जब न रह गया हो, उस स्थिति में चिंता का विषय हो जाता है। तो आज इस दशा में भारत आके मजबूर भारत खड़ा था, जो भारत यह नहीं कह पा रहा था कि नहीं, कोई बात नहीं, यदि आप उड़ान नहीं भरेंगे तो इंडियन एयरलाइंस के विमान उड़ेंगे और यात्रियों को सुविधाएं दे देंगे। क्यों? क्योंकि एकाधिकार था। इसी एकाधिकार के खिलाफ राहुल गांधी ने बार बार लड़ाई लड़ी है। चलिए, आपको गुलाम बनना मंजूर है तो आपने देख लिया गुलाम बना के क्या स्थिति होती है। एक लाचार पिता को काउंटर पर चिल्ला के कहना पड़ रहा था, मेरी बेटी को ब्लीडिंग हो रही है, पैड दे दीजिए, पैड दे दीजिए। वो कंपनी बोल रही थी हमारे पास नहीं है, जाइए आप जो करना है करिए जाके। अब आप सोच लीजिए, यह दशा हो, एक पिता को यह कहना पड़े और कंपनी यह कहे, इससे ज्यादा विडंबना क्या हो। विडंबना तो यह है कि एक जगह नहीं, हर जगह लूट की स्थिति बनी हुई है। इस देश के नागरिक लूटने की। आपको याद होगा जब देश आजाद हुआ था, भारत के अंदर कुछ ऐसा नहीं बनता था। किसानों को जरूरत थी हल की, किसानों को जरूरत थी ट्रैक्टर की, किसानों को जरूरत थी खाद की, किसानों को जरूरत थी पानी की और दूसरी चीजों की। हम डिपेंडेंट थे। पंडित नेहरू ने
तमाम पूंजीपतियों से बात की और कहा आप लोग इस पर काम कीजिए, किसानों को सस्ते में दीजिए। उन्होंने कहा इतना तो हमारे पास नहीं है कि हम इतना सस्ता दे सके। पंडित नेहरू ने सोचा और एचएमटी बना दी। एचएमटी बनाने के बाद में एचएमटी के ट्रैक्टर्स, एचएमटी की दूसरी मशीनरी आने लग गई और हालत ये हो गई, सब चीजें सबके पास पहुंचने लग गई और काम शुरू हो गया। पंडित नेहरू ने कहा समय देखने के लिए घड़ी हर आदमी के हाथ में आ जाए, तो एचएमटी की घड़ियां बन गई, लोगों के घरों में पहुंच गई। यही नहीं, पंडित नेहरू ने कहा हम नेशनल फर्टिलाइजर स्थापित कर देंगे और नेशनल फर्टिलाइजर स्थापित कर दिया और सबको खाद मिलने लगी। अब आप सोचिए, बांध बना दिए बड़े बड़े और पानी मिलने लगा, डिपेंडेंट नहीं रहे। अंत में पूंजीपति आए, बोले नहीं नहीं हम भी करेंगे, हम जीप बनाएंगे। तो महिंद्रा ने कहा हम जीप बना के देंगे, सस्ते में देंगे। बिरला बोले हम एम्बेसडर बनाएंगे, सस्ते में कार देंगे, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। वो करने लग गए। इसी तरीके से सब, और स्वदेशी आने लग गया, स्वदेशी बनने लगा, चाहे स्वराज का ट्रैक्टर हो, चाहे जो भी हो, इस तरह से तमाम के आ गए। आयसर और सब आ गए, यहां कहा हम यही उत्पादन करके दे देंगे, सब स्वदेशी बनने लग गया। जब असलहों की कमी हुई तो पंडित नेहरू ने असलहों के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की चेन बना दी। देश में असलहे बनने लग गए, हम जो भीख मांगते थे वो जरूरत नहीं रह गई। यह सोच होती है। तो पूंजीपतियों के आगे झुकने की बजाय उन्होंने कहा पूंजीपतियों को झुकाएंगे और सस्ते में दिलाएंगे, और सस्ते में मिलने लग गया। यह होती है गवर्नेंस। तो यह किया था नेहरू ने। नेहरू गए रसिया, रसिया के साथ में जो सोवियत रूस कहलाता था उस समय, सोवियत रूस से समझौता किया और भारत में मिग 21 बनने लग गया, जिससे हमने तमाम लड़ाइयां जीती। आखिरी ऑपरेशन सिंदूर तक में हमें उससे मदद मिली। उसके बाद में पंडित नेहरू ने उनकी मदद से आईआईटी बॉम्बे बना दिया और तमाम इंस्टीट्यूट्स बना के खड़े कर दिए और कहा हम देश को इतना बेहतरीन दे देंगे। ये नेहरू की सोच थी। जब पुतिन आए हुए हैं भारत, उस वक्त में हमारा प्रधानमंत्री क्या सौदा कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री और उनकी संयुक्त वार्ता में वो कहता है कि हम भारत को समानता के साथ में देते रहेंगे क्रूड ऑयल। तो वो तो क्रूड ऑयल बेचना ही चाहता है। भारत क्रूड ऑयल रसिया से लेने की बजाय अमेरिका से लेने की तरफ बढ़ रहा है। वो तो कह रहा है दे रहे हैं, तो दिए, वो तो बेचना है उसे, उसका क्रूड ऑयल होता ही इसीलिए, भारत के पास नहीं होता है। तो भारत कहीं ना कहीं से खरीदता है। सस्ता मिले खरीदना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं, लेकिन मेरा मानना है झुक के नहीं। झुकने की यह स्थिति है। भारत अमेरिका के आगे झुकता चला गया है और तमाम सारे समझौते कर लिए और जिस तरह के हालात पैदा कर दिए, उन हालात में आज यह स्थिति है कि भारत झुका हुआ भारत नजर आया। जब पुतिन आए तो नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके पहुंच गए एयरपोर्ट। यह स्थिति है, झुक के उनको सलाम करके गले लिपट के और लेने की। इसके पहले आपने देखा 2024 में मोहम्मद बिन जायद उल नाहयान थे, जो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, उनको रिसीव करने पहुंचे थे नरेंद्र मोदी और सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए थे। मुसलमान हैं वो। इसके बाद में 2020 में आपको होगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके अहमदाबाद पहुंच गए थे और सब कुछ करने। इसके पहले जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, 2017 में उनको रिसीव करने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ के पहुंच गए थे। इसके पहले 2017 में ही शेख हसीना के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके चले गए थे। बराक ओबामा के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ के चले गए थे। अब पुतिन के लिए तो जाहिर है। तो अब आप समझ लीजिए, लेकिन पुतिन से वो यह नहीं कहलवा सके कि जो भारत के नागरिक वहां दूसरे कामों के लिए ले जाए गए थे, वो आपने अपनी सेना में रख के उन्हें बंधक सा बना करके काम करा रहे हैं, उन्हें छोड़ दीजिए।
उनके औरतें यहां रो रही थी, प्रदर्शन कर रही थी कि 44 भारतीय हैं जो वार जोन में परेशान है, वो सबको छुड़वाइए, लेकिन उस पर वार्ता नहीं हुई, उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री बस यही कहते हैं, भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे जैसी है। हाँ, ध्रुव तारे जैसी है, क्योंकि पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी सब ये बना के गए थे। इसलिए ये आज की नहीं, 7 दशक पुरानी हमारी दोस्ती है, और जो 7 दशक पुरानी दोस्ती हो वह समझनी हो। तो इस तरह की स्थिति आप इसमें समझ लीजिए कि ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि हमारी सरकार ने किस तरह से सरेंडर किया और क्या किया। लेकिन लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जब से 2024 के पहले कोई भी अधिकृत तौर पे नेता प्रतिपक्ष नहीं था। 2024 में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। भारत की सदैव परंपरा रही है, नेता प्रतिपक्ष ना हो तो जो सबसे बड़े दल का नेता होता है वो सदैव माना जाता है। 3 सदस्यों वाली होती थी जनसंघ। उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रूसी डेलीगेट से मिलवाया था और यह कहा था कि ये आने वाले समय में भारत के भावी प्रधानमंत्री। अब आप सोचिए, ऐसे विपक्ष को मिलाया जाता था। आज जो उस परंपरा को तोड़ दिया गया, वो परंपरा अटल जी ने भी निभाई, वो परंपरा मनमोहन सिंह ने भी निभाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं निभाई। और अब 2024 के बाद में अधिकृत नेता प्रतिपक्ष है। जो नेता सदन होता है वो सिर्फ सत्तारूढ़ दल का नेता होता है, और जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो सभी विपक्षी दलों का नेता होता है। और जो सत्तारूढ़ दल है, नरेंद्र मोदी की भाजपा 37% वोट पाई थी और उनके सहयोगी मिलाकर के 40% वोट बनते, और विपक्ष के वोट 60% बनते। यानी नेता प्रतिपक्ष 60% को रिप्रेजेंट करता है, उसको भी नहीं मिलाया गया। स्थिति यह है, जब से बने 37 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, 37 में से सिर्फ 4 की मुलाकात हुई है। 4 में से 2 ऐसे हैं जो पर्सनली मिलना चाहते थे। इसके अलावा शेष प्रोटोकॉल वाइज मिलने चाहिए, उसकी भी मुलाकात नहीं कराई जाती। तो यह बताता है कि कितना डरा हुआ असुरक्षित प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि वो एकाधिकार पर यकीन रखता है। नहीं, हम ही हैं, हमारी पार्टी है, हमारी सरकार है, हम ही हैं और कोई नहीं, एक अकेला। और इस चक्कर में इस देश को एक अकेला कर दिया है। उनसे जो समझौते हुए, रसिया को छूट मिल गई कि वहां के लोग 30 दिन बगैर वीजा के यहां आएंगे, वीजा मिल जाएगा, उसकी फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। अब आप सोचिए भारत को क्या मिला, उसका धंधा। वो कह रहा है कि भारत से हम धंधा $100 अरब का कर लेंगे। जब वो $100 अरब बोलता है तो फिर हम अमेरिका के आगे गुलामी वाले में आ जाते हैं। उसने क्यों नहीं कहा कि ये सब कुछ रुपए में हो जाएगा, रूबल में हो जाएगा? नहीं, उसने डॉलर की बात की। और यही नहीं, भारत रसिया से निर्यात करता है, उसे बेचता कुछ नहीं है। ना के बराबर चीजें जाती हैं, सब कुछ आता है। अमेरिका के साथ हमारा सौदा फायदे का होता है, हम उससे जितना खरीदते हैं उससे ज्यादा बेचते हैं। चीन के साथ भी यही है, चीन हमको बेचता ज्यादा है, हम उससे खरीदते ज्यादा है, वो हमसे खरीदता कम। अब आप सोचिए, हम कम बेचते हैं, वो ज्यादा बेचता है, यानी उसके आगे भी हम सरेंडर। तो हमारा सरेंडर प्रधानमंत्री इस तरह का है। कभी हमारे देश में उनके भक्त ट्रंप को पापा पापा कहने लगते हैं, तो कभी जिनपिंग को कहने लगते हैं। तो अब बनारस में पूजा की जा रही है साहब, उनकी फोटो की आरती उतारी जा रही है। किसकी? पुतिन की। सोचिए हम कहां पहुंच गए, किस स्थिति में हमारी विदेश नीति पहुंच गई। यह हालत हो तो भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, और वो हो रहा है। जय